friends, today we are starting our next chapter of MBA first semester, that is business environment का यूनिट 9। हम फाइनेंशियल सेक्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आया 2020 में। ऐसे करके हम सारे ईयर के क्वेश्चन अपने बताते चलेंगे कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म्स कमिटी फ्रॉम 1994 टू 2003, एक्सप्लेन हाउ एन अटेम्प्ट वाज मेड फॉर नेशनलाइजेशन एंड वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना वापस चलते हैं चैप्टर पे। तो इसमें अब आपको पता चल गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1991 वाली, और एक है हमारी टैक्स रिफॉर्म 1991 जो कि रिकमेंडेशंस दी हैं किसके लिए, रिकमेंडेशंस फॉर 1994 टू आगे फर्दर ईयर्स के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हमारा होता क्या है, ये एक रिफॉर्म होता है इन द बैंक जब हम जाते हैं तो उसमें जो रिफॉर्म्स होते हैं, ताकि हम अपने बैंकिंग सिस्टम और कैपिटल मार्केट दोनों के रिफॉर्म्स को स्टेबलाइज कर सकें, मेंटेन कर सकें, जैसे हैं वैसे के वैसे एफिशिएंट वे में चला सकें। तो एन एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम and a well functioning capital market are essential to mobilize saving मतलब ताकि हम मेंटेन कर सकें बहुत ही इफेक्टिव वे में, अपने हाउस होल्ड के खर्चों को चला सकें, चैनल देम टू प्रोडक्टिव यूजेस। जो भी हमारे अननेसेसरी खर्चे हैं उनको हटाकर हम सिर्फ जो जहाँ ज़रूरी है वहीं प्रोडक्टिव यूज़ के लिए उनको रख सकें। अब जो हाई रेट ऑफ सेविंग होती हैं और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो असेंशियल होती हैं कहाँ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। प्रायर टू 1991 अगर देखा जाए, 1991 से पहले जो बैंकिंग सिस्टम थे और कैपिटल मार्केट था ना, वो एक इम्प्रेसिव ग्रोथ शो करता था इन द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। दे सफर्ड फ्रॉम मैनी, बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी सफ़र कर रहा था। इसीलिए कौन कौन सी कमेटी आई हमारी, लाइक नरसिम्हा कमेटी आई। ठीक है, और फर्दर हम आगे भी पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म्स कौन कौन से आए। जैसे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, पहला हमारा आया रिडक्शन इन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। CRR और SLR में क्या किया इन्होंने, रिडक्शन कर दिया। अंडर SLR बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, क्या करते हैं बैंक मेंटेन करते हैं ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स, जैसे कि सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड रिजर्व्स ऑफ नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर टोटल लायबिलिटीज। In 2008, statutory liquidity ratio was reduced to 24% by RBI। ठीक है, SLR कितना कम कर दिया उन्होंने 2008 में, 24%। ये मेन पॉइंट है जो आप अपने क्वेश्चन में उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको वही मेन पॉइंट्स करके बता रही हूँ जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो विच वॉज 15% वॉज रिड्यूस्ड ओवर फेजेस टू 4.5% इन जून 2003। ठीक है, नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। क्या करते थे लोग कि जैसे एक बैंक था, उससे उन्होंने इन्वेस्टर ने पैसे मांगे। ठीक है, इन्वेस्टर ने, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक बड़ी कंपनी खोली। उसने सोचा था कि मैं ये पैसे इंस्टॉलमेंट में रीपे कर दूंगा। उसका क्या हुआ, उसने बैंक से लोन लेके जो कंपनी खोली वो हो गई ठप। ठीक है, बैंक करप्ट हो गया वो। अब क्या हुआ, जब वो ठप हो गया, बैंक करप्ट भी हो गया, तो अब वो पैसे देने के लायक ही नहीं बचा। तो अब वो जो 90 डेज लग गए उसको पैसे ना देने में, तो अब बैंक उसको क्या घोषित कर देगा कि हमारा ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। अब 90 डेज हो गए, अब हम उन्होंने एक्सटेंड करके क्या किया, 120 कर दिया।
तब भी वो हमारा बैंकरप्ट ही रहा। तो ये होते हैं हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब बहुत ही डिफिकल्टी होने लगे उनको रिकवर करने में। ठीक है, इसमें इनकम ऑफ एसेट, मतलब इनकम जो एसेट पे होती है बैंक की, वो रिकॉग्नाइज नहीं होती इफ इट इज नॉट रिसीव्ड। अगर रिसीव ही नहीं हुई तो रिकॉग्नाइज कैसे कर लेंगे कि वो हमारी एसेट होगी? नहीं करेंगे ना, वो इनकम नहीं मानी जाएगी जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आ जाएगी। तो इसलिए इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, रिकवरी मैनेजमेंट हैज़ बीन ग्रेटली स्ट्रेंथन इन द रिसेंट ईयर्स। मेजर्स भी लिए गए, रिड्यूस कर दिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग एट द बैंक लेवल, रिकवरी ऑफ बैंक डेप्ट थ्रू लोक अदालत, सिविल कोर्ट, सेटिंग अप ऑफ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भी बने, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट भी बने। और ये देखो, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल, जिसे हम सरफेसी एक्ट बोलते हैं, इसमें डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैव बीन सेट अप विच विल फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स बाय द बैंक। ठीक है, चलो इतना समझ आया। अब हम ये देखो, ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड है। ठीक है, कि उसके बाद 1969 जब नेशनलाइजेशन हो गया था बैंक का, तब क्या हुआ था। तो उससे पहले हम अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर में जो मैंने मेन 2 पार्ट्स बताए हैं वो ज़रूर कर लेना। कौन कौन से? एक तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1991, और एक आया हमारा टैक्स रिफॉर्म ऑफ, सॉरी एक मिनट, टैक्स रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के बाद जो थे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये है हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1991, नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी का मैंने अपने उस नोट्स में शेयर किया हुआ है, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वो मैं सेंड कर दूंगी। नरसिम्हा कमेटी 1991 है ना, ये सेटअप हुई 1991 में टू एनालाइज द फॉलिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होनी मतलब एफिशिएंट क्या होते हैं? जो इजीली अपने सारे खर्चे पूरी तरह से ना कोई भी लॉस के बिना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, कम पड़ गई एफिशिएंसी, फेल हो गए वो एफिशिएंट होने में। तो इसलिए नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी। क्या क्या रिकमेंडेशंस थी ये जरूर कर लेना, ये जरूर आएगा पेपर में इस बार। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी ने क्या क्या दी। कमिटी फेल्ट दैट द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज टू रिजिड, बहुत ज्यादा रिजिड थे। हम इसको कैसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं? टू रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, इसको हम मेन हेडिंग दे सकते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद अब अंडर में डाल सकते हो कि डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर था, जिसने कहा कि इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए, मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा री एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम एंड टू इंक्लूड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टाइनी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो थे हमारे, वीकर सेक्शंस थे, एग्रीगेट क्रेडिट एंड रीडिफाइन प्रायोरिटी ऑफ फिक्स्ड एट 10%। मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने अपने नोट्स में किया है इंक्लूड। ये देखो, इसको मैंने इजी वे में किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट किया पहले उन्होंने 4 टायर हायरार्की का बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए विद 3 to 4 लार्ज बैंक्स के साथ। ठीक है, इसमें एसबीआई भी इंक्लूड था। एट टॉप एंड बॉटम रूरल बैंक engaged in agricultural activities. Next, the supervisory function over bank. Supervisory functions over banks and financial institution can be assigned to a quasi autonomous body जो स्पॉन्सर होती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या थे नरसिम्हा कमेटी की? उन्होंने पहले का जो मैंने बताया अभी कि इनफ्लेक्सिबल और टू रिजिड थे। ठीक है, एक तो हमारा ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ही, इंक्लूड करना ही है अपने फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड ये करना कि एस्टेब्लिशमेंट किया हमने 4 टायर हायरार्की का, जिसमें एसबीआई इंक्लूड था। ठीक है, ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में वो बॉटल रूरल बैंक और टॉप बैंक में इंक्लूड कर सके और एंगेज हो सके उसमें एक्टिविटीज को फर्दर चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुपरवाइजरी फंक्शंस ओवर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी असाइंड टू क्वासी ऑटोनॉमस बॉडी, जो कि आरबीआई ने स्पॉन्सर की। नेक्स्ट है फेज्ड रिडक्शन इन एसएलआर। नेक्स्ट है फेज्ड अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिकेसी रेशियो, एबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब देखो नरसिम्हा कमिटी 2,
द कमिटी इज ऑल्सो नोन एज बैंकिंग सेक्टर कमिटी। जो हमारी कमेटी है, इसने क्या बोला कि नरसिम्हा कमेटी 2 जब आई तो उन्होंने इस कमेटी को कहा कि ये बैंकिंग सेक्टर कमेटी है भाई। ये टास्क ऑफ कमिटी वाज टू, इसका टास्क क्या था कि वो रिव्यू करेगा प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स एंड टू सजेस्ट अ डिजाइन फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेक्टर। पहला तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, और दूसरा वो स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, ताकि जो काम हमने सोचा है वो इजीली इफेक्टिवली हमारा टाइम से हो जाए, टाइमली इंश्योर कराने के लिए। तो स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम था। कमिटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक टू बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। क्या करता है, बूस्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। हाउएवर द कमिटी वार्नड अगेंस्ट मर्जिंग स्ट्रॉन्गर बैंक्स। इसने क्या किया, स्ट्रॉन्गर बैंक्स को तो मर्ज किया, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बैंक्स को मर्ज किया, जिससे ये हेल्प किस में हेल्प होगी इसमें, कि हमारे जो सारे लोन्स होंगे वो इजी वे में रीपे हो जाएंगे, ठीक है। मर्जिंग स्ट्रॉन्गर बैंक्स विद वीकर बैंक्स, ये देखो। नेक्स्ट है हमारा नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग मतलब सम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एट दैट टाइम हैड द प्रॉब्लम ऑफ हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी बताया ना कि इन्वेस्टर पैसे रीपे करने में अनेबल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हाई बढ़ने लगे हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि 90 डेज से ऊपर जो रीपे नहीं करता उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा बैंकरप्ट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। For successful rehabilitation of such banks, committee recommended narrow banking concept where the banks were allowed to put their funds in short term and risk free asset. Okay, clear? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है रिफॉर्म इन द रोल ऑफ आरबीआई। अब हम रोल प्ले करेंगे आरबीआई के रिफॉर्म बन के। कमिटी वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन द रोल ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग सेक्टर। द कमिटी फेल्ट दैट आरबीआई बीइंग द रेगुलेटर इट शुड नॉट हैव ऑनरशिप इन एनी बैंक। इसका कोई भी ऑनरशिप नहीं है किसी भी बैंक में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑनरशिप। इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ बैंक्स शुड बी रिव्यूड, बार बार रिव्यू करती रहनी चाहिए, एज इट हैम्पर्स द ऑटोनॉमी ऑफ द बैंक्स। ताकि वो हैम्पर, अगर कोई भी ऑटोनॉमी ऑफ बैंक की हैम्पर होता है तो मिसमैनेजमेंट ना हो, फंड्स को मेंटेन करने में मिसमैनेजमेंट ना हो, उनको इशू करने में मिसमैनेजमेंट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी ऑनरशिप देते हैं। नेक्स्ट एनपीए, ये क्या है, हमारे सारे रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड कमिटी, मतलब जो नरसिम्हा कमेटी बनी थी उसकी है, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 टायर हायरार्की हुई थी, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें ये भी पढ़ चुके हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 हायरार्की, जिसमें इंक्लूडिंग एसबीआई, अभी मैंने बताया। 8 to 10 बैंक्स एंगेज हुए थे जनरल और यूनिवर्सल बैंकिंग में, और वो उनका नेटवर्क था ऑफ ब्रांचेस थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में उनका नेटवर्क था। लोकल बैंक्स हुज ऑपरेशन वुड बी कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक रीजन। रीजनल रूरल बैंक्स इंक्लूड करते हैं हमारे कि जो रूरल एरियाज हों, दे वुड बी एंगेज्ड इन फाइनेंसिंग इन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़। अब ये बताओ, रूरल बैंक को, रूरल में क्या काम हो सकता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के अलावा? क्या वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, या क्या वो मतलब कोई हाई फाई होटल्स वगैरह खोलेंगे? नहीं ना, वो उनका जस्ट काम क्या है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़। तो ये उनके मेन काम है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, देखो मैंने कहा था ना कि जो भी 90 डेज से ऊपर चले गए, या अब उनकी लिमिट एक्सटेंड कर दी 180 डेज, ठीक है। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी गिवन अ पीरियड ऑफ 3 years टू मूव टूवर्ड्स दीज नॉर्म्स। 3 साल का टाइम दिया है इन नॉर्म्स में जाने के लिए, ठीक है। देखो इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये सारा का सारा आपको लगेगा कि हाँ ये हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, तो आपको खुद ही ये लिखना आ जाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजनिंग द कमिटी रिकमेंडेड क्लासिफाइंग एसेट्स इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन से? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, डाउट हो गया ना, अब डाउटफुल हो गए तो मीन्स अब तो ये वापस नहीं आने, लॉस,
अब इनको डिक्लेयर कर दिया लॉस एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अब एक जनरल प्रोविजन बनाया जाता है इक्वल टू 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। प्रोविजन क्यों बनाते हैं हम? ताकि जो भी हमारे कंटिजेंसी होती हैं, जो हमें नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या अराइज होंगी क्या नहीं, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 10% का रिजर्व मान के चलते हैं। इन केस ऑफ डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट में क्या होता है, ये सब स्टैंडर्ड का होता है। डाउटफुल एसेट में 100% ऑफ सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि शॉर्टफॉल होगा ही होगा। इसमें सिर्फ 10% लेके चलते हैं और इसमें 100%, ठीक है। अब फर्दर प्रोविजन बनाते हैं हम फ्रॉम 20%, 50% डिपेंडिंग ऑन द पीरियड फॉर विच सच एसेट रिमेन इन डाउटफुल कैटेगरी, ठीक है। और फिर आखिरी हम 100% तक का अपना बना लेते हैं। 100% हम इसमें क्या सोचते हैं कि सिक्योरिटी शॉर्टफॉल होगी, ठीक है। कमिटी ऑल्सो सजेस्टेड 4 ईयर्स का पीरियड देते हैं ताकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंफर्म करें अपने प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या उनको ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ना अचीव करना चाहिए 4% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सो इम्पॉर्टेंट, चाहे आप यूजीसी नेट ले लो, चाहे आप अपना मतलब कि जो किसकी कैटेगरी जेआरएफ है ये ले लो एग्ज़ाम, चाहे आप सेबी का ले लो, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट का पेपर ले लो, कोई भी एग्जामिनेशन आप कॉम्पिटिटिव दे दो, इसमें सब कुछ आएगा जो भी ये इसमें पढ़ा रहे हैं। मोस्ट मतलब मेरे को इग्नू के बुक्स की क्वालिटी क्या लगती है, क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं। कोई भी एग्जाम आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ये सब पढ़ के रखा हुआ है तो, ठीक है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड अचीव अ मिनिमम ऑफ 4% कैपिटल एडिकेसी रेशियो बाय मार्च 1993, जिसमें टायर 1 कैपिटल शुड नॉट लेस देन 2%, टायर 2 कैपिटल जो है हमारा 2% पे से कम नहीं होना चाहिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड एआरएफ जो है एस्टेब्लिश होता है फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस फंड वुड टेक अ पोर्शन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ द बैंक एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे लेते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, ठीक है। ऐसे ही एंड टू द ड्यूअलिटी ऑफ द कंट्रोल एंड आरबीआई शुड बी द प्राइमरी एजेंसी फॉर द रेगुलेशन। देखो आरबीआई क्या होती है, हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है ना रेगुलेशन की। अच्छा आपको वो याद है रेपो और रिवर्स रेपो, बहुत सारी जनसंख्या को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है रिवर्स रेपो और रेपो को। देखो भाई, रेपो क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक पैसे लेते हैं, ठीक है। और रिवर्स जब आरबीआई लेता है। अब देखो जब कमर्शियल लेगा ना तो हमेशा इंक्रीजिंग लिक्विडिटी होगी, ठीक है। और जब ये लेगा तो कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टफॉल पड़ जाएगा लिक्विडिटी का, ठीक है। इजी। चलो, to provide autonomy to the banks, the chief executive of the bank should be appointed based on professionalism or integrity and not on political। देखो political consideration तो होगा नहीं ना बैंकिंग में, बैंक में पॉलिटिक्स का क्या काम है, नो। तो to provide autonomy to the bank, to the chief executive of the bank should be appointed बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म, जो प्रोफेशनल होंगे सिर्फ उन्हीं को ही ऑटोनॉमी दी जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मेन पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए कि बैंक एक्सेस करते हैं कैपिटल मार्केट और इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू कैपिटल मार्केट। बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट अमेंड हुआ है, मतलब कि दोबारा से इसको ठीक किया गया है। अमेंड मतलब ठीक करना। दैट बैंक कैन रेज कैपिटल थ्रू पब्लिक इश्यूज बट टू द कंडीशन ऑफ होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट फॉल बिलो 51% ऑफ पेड अप कैपिटल। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं कंपनी का मालिक बन चुका हूँ, कैसे भाई, कि तूने मुझे मेरे नाम 51% शेयर्स कर दिए तो तू तो मेरे से छोटा रह गया, 49% का मालिक रह गया, ठीक है। तो अब मैं 51% का पेड अप कैपिटल का मालिक बन चुका हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई इसमें वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ये। ओपनिंग ऑफ फॉरेन बैंक टू ओपन ऑफिसेज इन इंडिया आइदर एज ब्रांच और एज सब्सिडरी। ओपनिंग करना फॉरेन बैंक को ताकि हम अपने ऑफिसेस को इंडिया में खोल सकें या फिर उनकी ब्रांच सब्सिडरीज खोल सकें, ठीक है। अब नरसिम्हा कमेटी 2 1998 है हमारी। इसमें क्या है कि एक स्ट्रॉन्गर बैंक सिस्टम बनाया गया।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंटेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी यानी कि CAC, इंडियन बैंक्स मस्ट बी मेड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक लिक्विडिटी। करंट अकाउंट है ना, तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इससे हैंडल करने में सक्षम है। ठीक है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में ये सक्षम है, कैपेबल है। सो स्ट्रॉन्ग बैंक नीड टू बी मर्ज्ड, इसलिए स्ट्रॉन्ग बैंक को मर्ज करना चाहिए, विच विल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ रिवाइवल करना, अब उनको दोबारा से जीवित करना। नैरो बैंकिंग कंसेप्ट वेयर बाय वीक बैंक्स शुड प्लेस देयर फंड्स ओनली इन शॉर्ट टर्म, केवल शॉर्ट टर्म में, और रिस्क फ्री एसेट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवाइवल करना, इनको क्या आप हेडिंग डाल सकते हो, रिवाइवल। ठीक है, फिर वो एग्जामिनर सोचेगा कि भाई रिवाइवल कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिवाइवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक अट्रैक्टिव वे में अगर आप अपने पेपर को प्रेजेंट करेंगे तो इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ स्मॉल लोकल बैंक विच वुड कैटर द नीड्स states or cluster of district to serve local trade, small industry and agriculture. Now banks should aim to reduce gross NPA to 3% by 2002। बैंक का क्या एम रहा, रिड्यूस करना एनपीए इन। अच्छा एक बात बताओ, एनपीए को रिड्यूस करना मतलब ये बेनिफिशियल है या फिर डिसएडवांटेजियस है, सोच के बताएं। एनपीए क्या पढ़ा हमने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब वो हमें पैसे देंगे ही नहीं, लॉस है हमारे लिए, तो इसको कम करना तो बेनिफिशियल हुआ ना, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम द गवर्नमेंट शुड रेज कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स ऑफ 9% बाय 2000। 9% कर दिया और 10% कर दिया 2002। ये कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई तुम्हें 9% 2000 तक करना ही करना पड़ेगा और 10% तुम्हें 2002 तक करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथन करनी है अपनी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी वे में याद करने वाला भी है। अब बैंक टू गिव मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम इन रिक्रूटमेंट of skilled specialized manpower from the market। रैपिड इंट्रोडक्शन किया कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी का। अमेंडमेंट अगर हो रही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, नेशनलाइजेशन एक्ट और एसबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, टू अलाउ ग्रेटर ऑटोनॉमी, हायर प्राइवेट सेक्टर शेयर होल्डिंग्स एंड सो ऑन। सो इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इफेक्टिव वे में इन्होंने, लैंग्वेज तो इनकी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब एक बार में पढ़ के समझने वाली होती है। अब है हमारी FSDC। FSDC इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे तो आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकता है पेपर में। ठीक है, एज अ शॉर्ट नोट भी पढ़ के जाना इसको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010 में क्रिएट करते हैं एपेक्स बॉडी है ये। ठीक है, नॉन स्टैचुरी मतलब इसको कोई स्टैचुरी लीगल वो नहीं मिली हुई है पार्लियामेंट से। टू प्रमोट फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करती है। नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल, तो वही सब है इसमें। देखो नाम से ही आपको सब समझ आ जाएगा। रेगुलेटर इज entrusted with the responsibility to maintain macro prudential supervision in the country, inter-regulatory coordination और financial development issues। inter-regulatory आपस में ये मतलब क्या करती है, जो भी आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या बैंक्स होंगे ना, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने वाली, तो उन सब के लिए इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और फाइनेंशियल डेवलपमेंट इश्यूज को इजीली हैंडल कर सकता है। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इसके चेयरमैन है। ठीक है, और कोई नहीं है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। आपसे पूछ भी सकते हैं, चाहे आप अगर कॉम्पिटिटिव आगे एग्जाम दें तो ये भी पूछेंगे कि FSDC, जो कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन इस बुक में देखो सब कुछ दिया। FSDC आपके कि कौन चेयरमैन है इसके, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और जो दूसरे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई, चेयरमैन ऑफ सेबी, IRDAI और अदर्स। ठीक है, ये सारे इसके अदर मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है मर्जर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन FMC विद सिक्योरिटीज एंड सेबी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताइए, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मुझे बोरियत से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं ना, ऐसा होता है कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता ना, तो
मुझे समझ नहीं आता क्या मजाक किया जाए, वरना ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हम बोरियत से बस पढ़ते चले जाएं, पढ़ते ही चले जाएं। अगर आपको एफएसडीसी चाहिए ना, तो ये देखिए एफएसडीसी एक, मतलब मैंने इसको पॉइंट्स में अच्छे से बना के लिखा हुआ है कि ये एक एपेक्स लेवल की बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइडिया क्या है, टू क्रिएट सच अ सुपर रेगुलेटरी बॉडी वाज फर्स्ट mooted by रघु राम रंजन कमिटी इन 2008। एफएसडीसी किसने, रघु राम रंजन कमेटी 2008 में इसने हेड किया, ठीक है, मूट किया। नेक्स्ट स्टेप के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने डिसाइड किया कि इसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाएंगे, डील करेगा जो मैक्रो प्रूडेंशियल फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये स्टैचुरी बॉडी नहीं है लेकिन एपेक्स लेवल की बॉडी है, ठीक है। देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीताराम चेयर की थी इन्होंने 24th मीटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कब की थी, 3 सितंबर अभी 2021 में, ठीक है। ये जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये हमारी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट करना, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन अभी हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल की लिटरेसी हमें बताते हैं, इंक्लूजन क्या क्या है वो, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन, ये आप इजीली लिख सकते हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज डाल के एक हेडिंग डाल के ये छोटे छोटे पॉइंट्स डाल लो, कोऑर्डिनेटिंग इंडियाज इंटरनेशनल इंटरफेस विद फाइनेंशियल सेक्टर बॉडीज यहाँ तक डाल दो, ठीक है, जो इजी इजी आपको याद हो जाए ना वो डाल दो ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े कि हाँ आपको सब आता है। नेक्स्ट हमारा देखो ये पॉइंट था, हाँ तो मैं ये पूछ रही थी कि आप बोर तो नहीं हो रहे, नहीं बोर तो आपको नहीं होना चाहिए, बोर तो आपको होना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एफएमसी एस्टेब्लिश 1953 एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब आपको बोलना ही है कि हमें पढ़ना ही है तो आप इतना पूछ ही क्यों रही थी कि हम बोर तो नहीं हो रहे। तो कोई बात नहीं, पूछना मेरा फर्ज है आपका हमेशा आंसर होना चाहिए कि नो मैम हम बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, हमें पढ़ना है ठीक है। एक्ट एज रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कमोडिटी फ्यूचर मार्केट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा देखो सेबी, सेबी का मैंने पॉइंट इंक्लूड किए इसमें। सेबी, ये देखो कितना प्यारा डायग्राम है ना, कितना प्यारे से अच्छे से नोट्स बनाए हैं। चलो पढ़ते हैं, इन्हीं को देख के आपको आपके अंदर एनर्जी आ जानी चाहिए, कितने प्यारे नोट्स हैं। देखो सेबी क्या है, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक स्टैचुरी बॉडी है, पार्लियामेंट से इसको रिकॉग्निशन मिली हुई है, एंड अ मार्केट रेगुलेटर विच कंट्रोल्स द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। बेसिक फंक्शंस क्या है सेबी के, कि वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है ये, regulate the securities market. SEBI is run by the board of members. Board of members. The board consists of chairman or several other whole-time and part-time members. ठीक है, several other whole-time और part-time member. Chairman is nominated by the union government. किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट हुआ हुआ है। और दूसरे दो मेंबर्स हैं कौन कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 मेंबर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 5 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंटर, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है जो सबसे पहले आपको लिखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का मुंबई में सिचुएट है, और रीजनल ऑफिसेज लोकेट हैं इसके अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री ये है कि ये हमारा बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू था, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी था इस पे, कि ये डिराइव कर सके अथॉरिटी फ्रॉम कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। 1988 में ये कंस्टिट्यूट हुआ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया में। सेबी नॉन स्टैचुरी बॉडी है विदाउट एनी स्टैचुरी पावर्स, ठीक है। तो ये 1992 में ये हमारा अच्छे से एस्टेब्लिश होके पार्लियामेंट के थ्रू स्टैचुरी अपनी रिकॉग्निशन लेकर आ गया था। अब वो एस्टेब्लिश कब हुआ हमने पढ़ लिया, 1988 में, और सब्सिक्वेंटली वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन 30 जनवरी 1992 में आ चुका है,
ठीक है। फुल फॉर्म क्या है हम पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, करंट चेयरमैन कौन है इसके? अजय त्यागी वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑन 10th जनवरी 2017। जिसने कब किया? 1 मार्च 2017 बाय रिप्लेस यूके सिन्हा। यूके सिन्हा ने क्या लिए इसकी अपनी गद्दी ले ली। ठीक है। सेबी ने 7 बोर्ड मेंबर्स हैं इसके, लेकिन हमें पढ़ने सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 2 मेंबर्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि सेबी के 3 ग्रुप रिस्पॉन्सिव है इसमें, जिसमें कंस्टिट्यूट करते हैं मार्केट। कौन कौन से? इशू ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर्स और मार्केट इंटरमीडियरीज। अब पावर क्या है? रेगुलेट और अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, इंस्पेक्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स, इंस्पेक्ट करते हैं बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, compels certain companies to get listed one or more stock exchanges और हैंडल करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है, ये अगला पॉइंट है हमारा। अब ये समझ आ गया। सेबी 2015 में ये एफएमसी मतलब एफएमसी से क्या हुआ? मर्ज हो गया विद सेबी। 2015 में आ सकता है ये। ठीक है, or the merger aimed at realization benefits of economies of scope and scale, harmonize the regulation of commodity derivatives और security markets। पता है सेबी ही वो है जो सिक्योरिटी मार्केट और हमारे कमोडिटी डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हमारा ये है इन्वेस्टर बैंकरप्सी कोड। अच्छा, और एक है फिर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसको हमें 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना आप बोलोगे मैम आपने हमें पूरी तरह सुला दिया। बिल्कुल जानती हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ये इतने अजीब अजीब से हैं। लेकिन टैक्स रिफॉर्म 1991 है ना, चेल्लई कमिटी, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना क्योंकि आपको पता है 1994 में क्या क्या हमारी रिकमेंडेशन आई थी वो इसी ने ही दी है ना। यूनियन बजट 2021-22 का भी इसमें चेंजेस आ चुके हैं। वेरी नाइस। जीएसटी, फाइनेंशियल फिस्कल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं? जीएसटी है। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, और उसके बाद हमारा ये खत्म। तो अभी हम पढ़ लेते हैं अपना ऑर्डिनेंस टू अमेंड इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट कोड। अभी करें या नहीं? जल्दी से मेरे को जवाब दो कमेंट सेक्शन में। अभी इसको स्टार्ट करें या कल करें? जल्दी बताओ। कल? चलो फिर अपना सेशन यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।